सीरीज की शुरुआत होती है अनु नाम की एक लड़की से, जो रात के समय हॉस्टल लौट रही होती है। वो काफी डरी हुई लगती है, क्योंकि हॉस्टल का रास्ता सुनसान और अजीब सा था। तभी अचानक उस पर एक लेजर लाइट पड़ती है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। घबराकर वो जोर जोर से गार्ड भैया को दरवाजा खोलने के लिए पुकारती है। कुछ देर बाद गार्ड आता है और दरवाजा खोलता है। अनु तेजी से अंदर जाती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि उसका कमरा पहले से खुला हुआ है। डरते हुए वो दरवाजा धकेलती है और अंदर जाती है। जैसे ही लाइट ऑन करती है, उसकी दोस्तें स्वेतलाना, कोमल, रीमा और निक्की उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं। यहीं हमें पता चलता है कि रीमा गर्भवती है। अनु उन्हें बताती है कि हॉस्टल के रास्ते में कोई उस पर लेजर लाइट मार रहा था। तभी स्वेतलाना अनु से पूछती है कि उसे इतनी देर क्यों हो गई। अनु बताती है कि वो और स्वेतलाना जल्द ही हॉस्टल छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। ये बात सुनकर स्वेतलाना को छोड़कर बाकी कोई खुश नहीं होता और उनमें थोड़ी बहस हो जाती है। ये पूरा दृश्य पिछले समय का होता है। अब कहानी वर्तमान में आती है। यहां हम मिलते हैं मधु से, जो ग्वालियर से दिल्ली नौकरी की तलाश में आती है। उसे लेने उसका बॉयफ्रेंड अरुण आता है और उसे अपने पीजी ले जाता है, जहां उसके कुछ दोस्त भी रहते हैं। थकी हुई मधु नहाने जाती है और शीशे में अपना कटा हुआ कान देखती है। इससे पता चलता है कि उसके साथ अतीत में कुछ भयानक हुआ था। उसी दौरान अरुण उसकी बैग में स्लीपिंग पिल्स देखता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कहता। अगले दिन मधु एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसकी दोस्त बेला ने उसे रिकमेंड किया होता है। बेला उसे एक हॉस्टल के बारे में बताती है, जो उसके मंगेतर नकुल ने रिकमेंड किया है। नकुल का नाम सुनते ही मधु थोड़ी घबरा जाती है। अब अरुण और मधु उस हॉस्टल को चेक करने जाते हैं। वहां वार्डन से बात होती है और वार्डन रूम नंबर 333 की बात करती है। यहीं हमें पता चलता है कि यह अनु का ही कमरा था और उसका सारा सामान अब भी वैसा का वैसा रखा हुआ है। अलमारी में न्यूज़पेपर अजीब तरह से चिपका होता है। वार्डन कहती है शायद कभी कांच टूटा होगा, इसलिए। अब सीन बदलता है और हमें अस्पताल दिखाया जाता है, जहां अरुण दवाइयां सप्लाई करता है। वहीं वो मधु से पूछता है कि वो स्लीपिंग पिल्स क्यों लेती है। मधु बताती है कि उसे रात में नींद नहीं आती और डरावने सपने आते हैं। अब मधु कहती है कि वो उसी हॉस्टल में शिफ्ट होना चाहती है, लेकिन अरुण को वो हॉस्टल कुछ ठीक नहीं लगता। साथ ही मधु के पास वार्डन द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। मधु अरुण से कहती है कि किसी बड़े डॉक्टर की सिफारिश से उसका एडमिशन करवा दे। अरुण उसकी बात मान जाता है और एक साइकोलॉजिस्ट से मिलवाने ले जाता है। यहीं मधु को पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी मिल जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है। कमरा नंबर 333 में कुछ लड़कियां चुपके से जाकर उइजा बोर्ड के जरिए कोई तांत्रिक क्रिया करती है। तभी स्वेतलाना आकर उन्हें मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। दरवाजा बंद होते ही उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती है और दरवाजा खुलता भी नहीं। बाहर वही चारों लड़कियां खड़ी खड़ी सब देख रही होती हैं, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। नीचे वार्डन अपनी दोस्त इल्लू मिश्रा, जो कि एक कांस्टेबल है, के साथ बैठी होती है। यहां हमें पता चलता है कि इल्लू मिश्रा का बेटा कई दिनों से लापता है। अगले दिन वार्डन रीमा को हॉस्टल छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था, लेकिन रीमा बाहर जाने से मना कर देती है। यहां हमें पता चलता है कि अनु की मौत के बाद से ये चारों लड़कियां हॉस्टल के बाहर कभी नहीं गईं। अब वार्डन उन लड़कियों को बताती है कि एक नई लड़की कमरा नंबर 333 में रहने आने वाली है। वो चाहती है कि सब अच्छा व्यवहार करें, लेकिन स्वेतलाना कहती है कि हम कुछ नहीं करते, उस कमरे में कुछ है, उसे ये कमरा मत दो। लेकिन वार्डन उनकी एक नहीं सुनती। अगले दिन अरुण मधु को हॉस्टल छोड़ने आता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है। मधु अकेले ही अपना सामान लेकर कमरा नंबर 333 में जाती है। वह कुछ सामान एक बॉक्स पर रखती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी उसका सामान अपने आप गिर जाता है। अब सीन कट होता है।
इल्लू मिश्रा एक गैर कानूनी तरीके से रोड पर एक वैन रुकवाती है और बब्बन नाम के लड़के से पूछताछ करती है, जो उसके बेटे जीवा के साथ पहले एक रूहानी हकीम के पास काम करता था। हकीम के पास एक राजनीतिक व्यक्ति आता है। हकीम बताता है कि उस पर उसकी पहली बीवी का साया है और यही उसकी जिंदगी में मुसीबत ला रहा है। हकीम एक बिच्छू निकालकर कुछ सामग्री डालकर पीसता है और वो लिक्विड उस आदमी को पीने के लिए देता है। जाते जाते हकीम बब्बन को जेल से छुड़ाने के लिए कहता है। इल्लू मिश्रा इसी हकीम पर नजर रखे होती है। वो उससे अपने बेटे जीवा के बारे में पूछती है और हकीम बताता है कि जीवा उसकी दवाइयां बनाने में मदद करता था। साथ ही वो इल्लू मिश्रा को अपना कार्ड भी देता है। अब हम फिर हॉस्टल में आते हैं। मधु अपनी बगल वाले कमरों में रहने वाली लड़कियों से मिलने जाती है, लेकिन उनका व्यवहार मधु के प्रति अच्छा नहीं होता। वो बार बार कहती हैं कि यहां से चली जाओ। मधु डरकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। वहां वो शीशे पर चिपके अखबार को हटाकर देखती है, लेकिन शीशे में कोई दरार नहीं होती। अगले दिन मधु अपनी दोस्त बेला के साथ लंच पर जाती है और पूछती है कि नकुल और उसका रिलेशनशिप क्या ग्वालियर से शुरू हुआ था। बेला बताती है कि नकुल ग्वालियर से नहीं है, बल्कि वो उसे दिल्ली में मिला था। अब मधु हॉस्टल आकर नकुल के बारे में रिसर्च कर रही होती है। तभी जोर की कटकटाने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो कोई नहीं होता। वापस आकर जैसे ही वो फोन चार्जिंग पे लगाती है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और अजीब सी आवाज आती है। गुस्से में वो बाहर निकलती है तो देखती है कि सारी लड़कियां अपने अपने दरवाजों पर खड़ी हैं। उसे लगता है कि वो उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वेतलाना कहती है, यह आवाज तुम्हारे कमरे से आ रही थी। मधु उनकी बात नहीं सुनती और सोने चली जाती है। अब रात को मधु एक खौफनाक सपना देखती है। वो एक रैंप पर खून से लथपथ चल रही होती है और कुछ मास्क पहने लड़के उसे घसीट कर ले जा रहे होते हैं। उसी खींचतान में उसकी ईयरिंग निकलती है और कान कट जाता है। वहां कुछ लड़कों की आवाजें आती हैं जो नकुल का नाम ले रहे होते हैं। यही हमें पता चलता है कि मधु का अतीत बहुत ही दर्दनाक रहा है और क्यों वो नकुल का नाम सुनकर सहम गई थी। अब जब कमरा नंबर 333 का रहस्य खुलने वाला है, मधु का भविष्य भी खौफ से भरा होने वाला है। एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एपिसोड 2 की कहानी के साथ।